नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल WOP में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर होता है। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि समाजवाद और साम्यवाद को हम एक ही मानते हैं और दोनों में हम अंतर नहीं कर पाते हैं और यह बिल्कुल सही है कि हम इनमें अंतर कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही समाजवाद और साम्यवाद में व्यक्ति की समानता विशेष होती है। व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण मानते हैं जिसमें सभी व्यक्ति कौन से, वो वंचित वर्ग, वो दीनहीन, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, जिनको सभी संसाधन, सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उन्हीं पर ज्यादा केंद्रित होता है। लेकिन फिर भी बच्चों, इनकी अवधारणा में कुछ अंतर है। थोड़ा सा हम इसमें अंतर देखने को हमें मिलेगा। या एक बात हम यह भी कह सकते हैं कि साम्यवादी जो अवधारणा है वह, या साम्यवादी जो विचारधारा है वह इसका पहली सीढ़ी या पहला स्टेप है, और समाजवादी विचारधारा इसकी दूसरी सीढ़ी है, दूसरा स्टेप है। देखो बच्चों, जब औद्योगिक क्रांति हुई और उस समय औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग धंधों का जाल बिछ गया, मशीनीकरण, और इसी प्रकार से ज्यादातर मजदूरों पर अत्याचार होना, ये सभी चीजें जो है समाज में फैली और इससे दो वर्ग उत्पन्न हुए। एक तो पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हुआ और दूसरा मजदूर वर्ग उत्पन्न हुआ। और समाज की इस द्विवर्गीय व्यवस्था ने समाज में असमानता को बढ़ावा दे दिया और दोनों वर्गों में धीरे धीरे करके गहरी खाई या कहें कि बहुत ज्यादा गैप जो है वो आता चला गया। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्गों का शोषण करता चला गया। इस व्यवस्था के फलस्वरूप होने वाले शोषण ने दुनिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर भी कर दिया और इसी से दोनों ये सिद्धांत या दोनों विचारों का जन्म हुआ, जिसे हम आज समाजवाद और साम्यवाद के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों विचारों ने समाज में एक नई उम्मीद की किरण जगाई और दुनिया में आने वाले दशकों में काफी प्रभाव भी छोड़ा और काफी प्रभाव दिखाई दिया हमें। तो बच्चों, हम इसमें समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा जो है वो बेसिकली उन व्यक्तियों के लिए है जो समाज में गरीब हैं, निर्धन हैं, और जो मजदूर वर्ग हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए विशेष तौर से बताई जाती है। उन्हीं के प्रति अपने विचार रखना, उनके हितों के संबंधित कार्य करने की बात करता है और यह कहता है कि पूंजीपति वर्ग या राज्य जो है एक शोषण का यंत्र है, उसे खत्म कर देना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो इसी विचारधारा में इन दोनों ही विचारधाराओं का अंतर हमें देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, समाजवाद क्या है। समाजवाद के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि समाजवाद, जिसे अंग्रेजी फ्रांसीसी भाषा में सोशलिज्म कहा जाता है, समता मूलक समाज की अवधारणा पर यह आधारित है। समता मूलक समाज मतलब समाज कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। सभी, किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और अमीर और गरीब, सभी तरह के लोग जो हैं ऐसे समतामूलक समाज में सब समान होते हैं। इसे व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का घोर विरोधी सिद्धांत भी माना जाता है। यह समतामूलक समाज की अवधारणा को लिए हुए जो समाजवादी हमारी विचारधारा है, यह निरंतर व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का घोर विरोधी भी रहा है। एक समाजवादी व्यवस्था में वर्ग विभेद की कोई जगह नहीं होती और पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज के रूप में राज्य का नियंत्रण होता है। कहने का क्या मतलब है, इसमें समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत वर्ग विभेद नहीं होता, अर्थात कोई वर्ग नहीं होता, ना धर्म के ऊपर, ना जाति के ऊपर, ना ही उसकी अमीरी और गरीबी के ऊपर। तो इस प्रकार से कोई भी वर्ग नहीं होता, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना पूंजीपति होता है, ना कोई मजदूर, किसी प्रकार का वर्ग नहीं होता। सभी जो है समान होते हैं, यानी कि समतामूलक समाज की अवधारणा को ये प्रभावी रूप से संचालित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही इनके जो उत्पादन के जो साधन है और उत्पादन की जो प्रणाली है, वितरण की जो प्रणाली है, इस पर समाज के रूप में राज्य का नियंत्रण रहता है। अर्थात उसमें इन सामाजिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण रहता है। राज्य नियंत्रण करता है। इसलिए नियंत्रण रखता है बच्चों कि पूंजीपति वर्ग जो है इस पर अपना आधिपत्य ना जमा ले, पूंजीपति वर्ग अधिक पूंजीपति ना हो जाए, उन पर कंट्रोल रखे, उन पर नियंत्रण रखे। इसी के लिए उत्पादन के साधन और उत्पादन की वितरण की जो प्रणाली है, उन पर भी राज्य का नियंत्रण रहता है। साथ ही इनके वितरण का
अधिकार भी राज्य के पास भी होता है, राज्य के पास ही होता है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता लाना होता है। समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है? समाज में सभी लोगों के पास वो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो जो उन्हें प्राप्त होने चाहिए, अर्थात वह आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है। समाजवाद राज्य के सहयोग से समाज में समानता लाने के सिद्धांत पर कार्य करता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में दो वर्गों का जन्म हुआ, एक कारखानों के मालिकों का जिसे हम पूंजीपति कहते हैं और दूसरा मजदूरों का। समाज की इस व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का खूब शोषण होता था। इसी के परिणाम स्वरूप समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ और 19वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाद के विरोध में हुआ और सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों का समर्थन में लिया गया इसको। तो समाजवाद और साम्यवादी जो विचारधाराएं हैं, जो इनका जन्म किसके लिए हुआ? उन मजदूर वर्गों के लिए। उन साम्यवादी विचारधारा का जन्म और समाजवादी विचारधारा का जन्म इस आधार पर हुआ कि समाज में एक ऐसा समाज स्थापित किया जाए जिसमें ना पूंजीपति वर्ग हो, ना ही मजदूर वर्ग हो, ना ही गरीब वर्ग हो, सभी वर्ग कैसे हो? समान हो, अर्थात समता मूलक समाज की बात उन्होंने बार बार दोहराई। इसीलिए सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया और इसमें क्या कहा समाजवादियों ने? हर एक से क्षमता के अनुसार और हर एक को उसके कार्य के अनुसार सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। समाजवादी विचारधारा वाले जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले जो विचारक हैं वो क्या कहते हैं? हर एक जो व्यक्ति है अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और जिस क्षमता के अनुसार वह कार्य करेगा उस और जितना कार्य उसने किया है उसको उसी के अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। अब बात आती है साम्यवाद किसे कहते हैं। साम्यवाद एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है। वो कहता है कि समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं होगा, जिसमें समाज का हर व्यक्ति हर तरह से समान होगा, कोई किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित और साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद का अंतिम लक्ष्य है। साम्यवादी विचारधारा किन विचारकों पर है? मार्क्स, जिसे हम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स कहते हैं, विचारक हैं, उनके द्वारा ही साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया। यही इसके संस्थापक हैं। और साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवादी इनका अंतिम लक्ष्य था। मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र में इन्होंने क्या कहा कि जब वर्ग विहीन समाज हो जाएगा, वर्ग विहीन समाज के बाद जो व्यवस्था आएगी वह समाजवादी व्यवस्था कहलाएगी। यह एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था होगी जिसके अंतर्गत एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना की जाएगी जिसमें ऐतिहासिक और आर्थिक प्रतिमानों को नष्ट कर उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज के स्वामित्व की अवधारणा होगी। समाज में कोई वर्ग नहीं होगा और मानवता ही एकमात्र जाति होगी और कोई भी न्याय से वंचित नहीं होगा। साम्यवाद में राज्य की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। इसलिए क्या कहा गया कि हर एक से क्षमता के अनुसार और हर एक को आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत लागू किया जाए। कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसको मिलेगा कितना? सिर्फ उतना ही मिलेगा जितनी उसकी आवश्यकता है। और समाजवादी विचारधारा क्या कहती है? वो ये कहती है कि हर एक से क्षमता के अनुसार काम तो लिया जाएगा, लेकिन उसको उसके जितनी क्षमता के अनुसार उसने कार्य किया है उसी कार्य के अनुसार उसे वेतन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा ये कहती है कि क्षमता के अनुसार तो कार्य लिया जाएगा, उससे काम लिया जाएगा, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही उसे दिया जाएगा। तो साम्यवाद में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं रह पाएगा इसलिए, और पूंजीपति वर्ग जो है वो क्रांति के माध्यम से, मजदूर वर्गों के द्वारा की गई क्रांति के माध्यम से वह खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इसीलिए जो साम्यवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा में हमें क्या मिलता है? समाजवादी विचारधारा में समता मूलक समाजवाद की बात हमें दिखाई देती है और साम्यवादी विचारधारा में जो बात की गई है वो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की बात की गई है। और दूसरी बात ये की गई है कि हर एक जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा साम्यवाद में और समाजवाद में भी, लेकिन समाजवाद में कार्य के अनुसार उसे वेतन मिलेगा और साम्यवाद में आवश्यकता के अनुसार उसे वेतन मिलेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था, और दोनों ही समाजवाद और साम्यवाद जो है निजी संपत्ति का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, और समाजवाद भी वर्ग
रहित समाज की स्थापना करता है और ये भी वर्ग रहित समाज की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से, और ये यह भी कहता है कि राज्य भी नहीं होना चाहिए, राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, हम दोनों में स्पष्ट अंतर हम देखने को हमें ये मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही समाज में समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं। दोनों ही क्या है, समाजवाद और साम्यवाद जो है दोनों ही किस आधार पर आधारित है, समानता पर, व्यक्ति की समानता। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब समान है। दोनों ही एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं बच्चों जहां व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता। दोनों ही वाद का उद्देश्य हालांकि समाज में समानता लाना है, तो भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में क्या है, दोनों ही वाद है, दोनों ही विचारधाराएं हैं, दोनों ही विचारधाराओं का क्या उद्देश्य है, समाज में समानता लाना। और इसमें कोई भी अंतर देखने को हमें नहीं मिलता है, नहीं दिखाई देता है ना। फिर दूसरा आता है समाजवाद, वर्गहीन समाज की कल्पना करता है जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज यानी राज्य का स्वामित्व होता है और साथ ही वितरण भी समाज के नेतृत्व में रहता है। वही साम्यवादी व्यवस्था में पूंजी और उत्पादन के साधनों पर जनता का नियंत्रण होता है। दोनों ही बातें एक बात कही गई है। तीसरी बात क्या आती है, समाजवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक योग्यता और काम के आधार पर दिया जाता है। पारिश्रमिक जो है किसके आधार पर दिया जाएगा, योग्यता और काम के आधार पर। लेकिन वही साम्यवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। यह हमें अंतर देखने को मिलता है कि ये कार्य के आधार पर जितना काम किया है उतना उसे वेतन मिलेगा समाजवाद में, और साम्यवाद में आवश्यकता के अनुसार उसे वेतन मिलेगा। अब देखिए चौथा अंतर देखिए, समाजवाद में राज्य को महत्वपूर्ण और आवश्यक माना गया है, लेकिन साम्यवाद में राज्य की कोई परिकल्पना नहीं की गई है। समाजवाद में पांचवा बिंदु हम देखें, समाजवाद में राज्य के सहयोग से समानता लाने की परिकल्पना की गई है। समाजवाद में राज्य के सहयोग से समानता लाई जाएगी। देखिए साम्यवाद का लक्ष्य क्या होगा, राज्य को खत्म करना होता है, और इनका मानना है कि राज्य शोषकों की शोषण में मदद पहुंचाता है, इसलिए राज्य को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राज्य की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सिर्फ और सिर्फ, साम्यवादी कहते हैं कि राज्य सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को पोषित करता है और उन गरीब मजदूर और श्रमिकों का क्या करता है, शोषण करता है। इसलिए साम्यवाद में राज्य की परिकल्पना की ही नहीं गई है। अब देखिए छठा बिंदु देखिए, समाजवाद शांतिपूर्ण समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। समाजवाद शांतिपूर्वक समानता लाना चाहता है, वही साम्यवाद क्या करता है, कहता है संघर्ष और क्रांति को समानता लाने का माध्यम मानता है। समाजवाद कहता है शांतिपूर्वक, लेकिन साम्यवाद कहता है नहीं, संघर्ष और क्रांति के बिना हम समानता ला ही नहीं सकते हैं, पूंजीपति वर्ग को धाराशाही कर ही नहीं सकते हैं। समाजवाद सातवां बिंदु देखिए, समाजवाद आर्थिक प्रणाली है, जबकि साम्यवाद आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली दोनों ही बताई गई है। आठवां बिंदु देखिए, समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति के पास व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है, किंतु साम्यवाद में व्यक्तिगत पूंजी अस्वीकार की गई है, क्योंकि व्यक्तिगत पूंजी किसका स्रोत है, पूंजीपतियों का ही, पूंजीपतियों के पास ही जो है व्यक्तिगत पूंजी होती है और वही अपनी पूंजी का को वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन मजदूरों के पास इस प्रकार की कोई भी पूंजी नहीं होती है जिसे आप व्यक्तिगत पूंजी कहते हैं, इसलिए उसने अस्वीकार कर दिया। नवा बिंदु आता है बच्चों, समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद का अस्तित्व हो सकता है। समाजवाद में पूंजीवाद हो सकता है, किंतु साम्यवाद में पूंजीवाद एकदम असंभव है, मतलब साम्यवाद में पूंजीवाद होगा ही नहीं। साम्यवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें पूंजीवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब कुछ समान हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। लेकिन समाजवाद में है, पूंजीवादी अस्तित्व बना हुआ है, लेकिन उन गरीब श्रमिक लोग, मजदूर लोग, उनके लिए भी समाज जो है यानी राज्य, समाज के रूप में कौन, राज्य जो है, उनके लिए व्यवस्थाएं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन, ये सभी चीजें जो हैं उपलब्ध करवाएगा, उसकी जिम्मेदारी होती है किसकी, राज्य की। 10वां बिंदु देखें, समाजवाद व्यक्तिगत समानता की ओर पहल करता है, पहला कदम माना जा सकता है, जबकि साम्यवाद व्यक्तिगत समानता की परिणति है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये अंतर देखे, कुछ समानताएं हैं लेकिन फिर भी इनमें कुछ मामूली अंतर अवश्य है, लेकिन दोनों की भावनाएं जो हैं समाज में रह करके व्यक्तियों को बिल्कुल समता मूलक बनाना है, बिल्कुल समान बनाना है,
बस यही इनका एक उद्देश्य है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं बच्चों, समाजवाद और साम्यवाद दोनों विचारों का संसार में काफी प्रभाव पड़ा और कई देशों ने इन मॉडलों को अपनाया। समाजवाद में राज्य की अवधारणा की वजह से ये काफी लोकप्रिय भी हुआ और वहीं साम्यवाद अपनी कट्टरता की वजह से धीरे धीरे सिमरता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे जितनी भी साम्यवादी कंट्रीज हैं, देश हैं, उनमें सामान्यतः कौन सी सिद्धांत को पालन किया जा रहा है, उसमें साम्यवाद है, लेकिन वहां पे अंतिम रूप में समाजवाद ही स्थापित किया जा रहा है। उत्पादन के साधन, उत्पादन और वितरण के साधनों पर, सभी पर समाज का अर्थात राज्य का नियंत्रण होता है। और साम्यवादी व्यवस्थाओं में एक दलीय या एक पार्टी सिस्टम की व्यवस्था की जाती है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था जिन देशों में है वहां पे उदारवाद भी सम्मिलित है और उदारवाद और समाजवाद को लेकर के उनमें सामंजस्य स्थापित करके एक नई व्यवस्था, जिसे हम मिश्रित व्यवस्था भी कह सकते हैं, उसका संचालन किया है। तो इस प्रकार से समाजवाद ने अपने आप को बहुत जगह उदारवादी मॉडलों के साथ या पूंजीवादी मॉडल्स के साथ अपने आप को सम्मिलित करके एक नई अवधारणा प्रस्तुत करी है और साम्यवाद जो है अपनी कट्टरता के कारण जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इसी के साथ ही बच्चों ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समाजवाद और साम्यवाद में अंतर समझ में आया होगा। अंतर बहुत ही मामूली है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे आपके पास। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।